आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास पेशकश बजट पर और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान देश के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट साथ ही यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मंत्री मनसुख मांडविया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर सबसे पहले बजट की बात करते हैं और एक बड़ा टेक अवे रहा लेबर और एम्प्लॉयमेंट। तकरीबन अगर मैं स्किल डेवलपमेंट लेबर जॉब क्रिएशन की बात करूं तो तकरीबन 2 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है। किस तरह से आप देखते हैं इतने बड़े अनाउंसमेंट को, आगे आपके लिए रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करना चाहूँगा क्योंकि सारा बजट एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक है, यूथ सेंट्रिक है और दोनों मिनिस्ट्री मेरे पास है। देश में युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, युवाओं को पंख मिले ताकि वो जहाँ उड़ना चाहे वहाँ उड़ सके। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये बजट सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें युवा भी शामिल है, एमएसएमई भी शामिल है, इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप है यानी कि कॉरपोरेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप है और मिडिल क्लास को उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल उसमें प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया और पैकेज में 5 स्कीम शामिल की। उसमें से 3 स्कीम यूथ एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ी हुई है। ये 3 स्कीम में कुल मिला के 1,48,000 करोड़ रुपीस का उसमें ही खर्च करा जाएगा ताकि कोई भी युवा हो और ये युवा जॉब करने के लिए जाए और ईपीएफओ में रजिस्टर हो तब उसको 15,000 रुपीस तक इंसेंटिव देने की, सपोर्ट करने की बात करी है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव का दूसरा पार्ट है जिसमें जिन्होंने जॉब दी है और जिसको जॉब मिली है, ये दोनों को फायदा कैसे हो। समझ लो कि ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन होता है 12%, तो सरकार ने कहा कि जो जॉब देने वाला है वो 12% डालेंगे और 12% सरकार की ओर से उसको मिलेगा, तो बहुत बड़ी बात है ताकि उसका हौसला भी बढ़ेगा। और वैसा ही जॉब देने वाला और जो एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट मिली है उसके लिए भी सपोर्ट के लिए तीसरी स्कीम भी उसमें डिक्लेयर की है जिसमें 3,000 रुपीज़ उसको दिया जाएगा और ये उसके ईपीएफओ में जमा हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि उससे इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा क्योंकि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उसको फायदा है। दूसरा, उसको ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन में फायदा है। तीसरा, जिसको फर्स्ट टाइम जॉब मिली है उसके लिए 15,000 रुपया देना, 5,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में 1 साल में देना, तो उत्सुकता से वो ईपीएफओ में रजिस्टर भी हो जाएंगे। तो ये इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी फायदेमंद है। उसमें भी सरकार की ओर से 1,48,000 रुपीज़ का खर्च करा जाएगा। मेरी ही मिनिस्ट्री में एक ई श्रम पोर्टल है और ई श्रम पोर्टल में मेटा डेटा कैसे हो, प्लगिंग कैसे हो, अदर पोर्टल को उसके साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि उसका होलिस्टिक अप्रोच से सभी जो श्रमिक है उसको लाभ मिल पाए। और तीसरा, मेरे यहाँ ही एक पोर्टल है जिसमें किसी को भी शिकायत है तो ये शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ऐसे पोर्टल का एक्सपेंशन कैसे करें। ईपीएफओ में 7.5 करोड़ रजिस्टर लोग हैं, उसमें कई पेंशनर हैं, किसी को वो खास करके जो छोटे काम करने वाले लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो वहाँ उसको पेंशन मिलना, उसका पैसा कहाँ कितना कटा है, कितना उठाना है, कितना पैसा वो पाट सकते हैं। तो ई श्रम वाला जो पोर्टल है और उसके साथ हमारा सुविधा समाधान पोर्टल है, ये दोनों पोर्टल का बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे करा जाए ताकि उसके लाभार्थी है उसकी समस्या का समाधान हो सके। मैं मानता हूं कि ये 5 इनिशिएटिव ये केवल मेरी मिनिस्ट्री का ही है, सीधा मुझे स्पर्श करता है। और दूसरा 2 इनिशिएटिव भी सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें कोई यूथ है
और यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए जब वो घूमते हैं तब स्किल नहीं होती है। आज आप देखिए कई ऐसे सेक्टर है, कई ऐसी नौकरियां हैं जहां उसके पास स्किल मैन पावर नहीं है। दूसरी ओर यूथ कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिलती है, तो उसका समाधान कैसे करें? तो आवश्यकता के अनुसार उसके लिए कोर्स तैयार करके स्किलिंग सेंटर को शुरू करना है बहुत आवश्यक है। और इसलिए सरकार ने तय करा कि हब एंड स्पोक के रूट से एक आईटीआई को हब बनाई जाएगी और 4-5 छोटी छोटी आईटीआई है उसको स्पोक के रूप में, जो हब है वो वहाँ के इंडस्ट्रीज, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके समय समय पर किस किस टाइप की स्किलिंग की आवश्यकता है उसका सिलेबस तैयार करें, उसका कोर्स तैयार करें और इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाए। और ऐसे 1000 आईटीआई को हब और स्पोक के रूप में विकसित करी जाएगी और 20 लाख लोगों को उसके लिए ट्रेनिंग करना, मैं मानता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। उससे यूथ को समय के अनुसार स्किलिंग हो जाएगा और उसको जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। वैसा ही स्किलिंग के लिए बिग लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जिसमें प्राइवेट की टॉप 500 कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक कंपनी में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी और विथ स्टाइपेंड। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई युवाओं को बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो जब बड़ी कंपनी की रेपुटेशन होती है और डाउनस्ट्रीम कंपनी में उसकी एक शाख होती है और वहां को इंटर्नशिप करके आया हो, ट्रेनिंग लेके आया हो और बाद में एक कंपनी के रेपुटेशन से उसको तुरंत ही डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में जॉब मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ये सारा बजट, निर्मला जी को भी मैं अभिनंदन करूंगा, ये सारा बजट युवा सेंट्रिक है, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक है, एमएसएमई सेंट्रिक है और मिडिल क्लास को उसका सबसे बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए इस बजट को मैं बहुत गहराई से उसका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल सर, और चलते चलते शुरुआत से हमने आपकी पॉलिटिकल जर्नी देखी है, आपका फिटनेस पर बहुत फोकस रहा है। और अगर एक और गेम चेंजर मैं बोलूं ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट इमर्जर इन दिस बजट, खेलो इंडिया, 900 करोड़। सर आगे इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या टारगेट्स आपके, किस तरह का रोड मैप? देखो, खेलो इंडिया यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में हम जिस तरह से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने तय करा है कि जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो 2047, तब देश डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। तो हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर भी बदलना चाहिए और उसमें भी हम 1 से 5 रैंक में आना चाहिए। उसके लिए रोड मैप हमने तैयार करा है और ये रोड मैप का पहला पहलू है एक खेलो इंडिया है। खेलो इंडिया का कई कंपोनेंट है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण टैलेंट आइडेंटिफाई करना है। और जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है 8 साल का हो गया तो उसकी टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाए। और टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कीर्ति करके हमने प्रोजेक्ट चलाया और ये प्रोजेक्ट से अभी काम चालू है। मैं थोड़े दिन पहले ही जाके आया। 1 लाख ऐसे टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। ये टैलेंट आइडेंटिफाई हो गई, बाद में क्या करेंगे? कंपटीशन करानी है, टैलेंट को ट्रेन करना है, उसको अच्छा कोचिंग करना है और उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की, स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की गेम्स को में पार्टिसिपेंट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और उसमें जो अच्छे टैलेंट आइडेंटिफाई हो उसको हॉस्टल में रख के ट्रेनिंग देनी है और उसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए भी भेजना है। उसके लिए हमने सारी श्रृंखला तैयार करी है। और उसमें जैसे कोई देश दुनिया में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारे स्टूडेंट, हमारे प्लेयर खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक्स अभी चल रही है यानी कि 25 को स्टार्ट हो रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिक्स कंट्रीज के गेम्स और एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ये सब में हमारे यूथ पार्टिसिपेंट करे, उसमें से वो मेडल जीत के आए, उसको हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं और वहाँ से जो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो जो मेडल विनर बनते हैं,
ऐसे स्पोर्ट्समैन को यहाँ जॉब कैसे मिले, उसके लिए भी हम सुनिश्चितता करते हैं। और हमने तय करा है कि स्पोर्ट्स को एक सभी स्पोर्ट्स में हमें हीरो पैदा करना है, सभी स्पोर्ट्स को हमें क्रिकेट के लेवल पे ले जाना है। और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर भी आज बहुत उत्साहित है। सोशल हार्मनी के लिए भी हमें स्पोर्ट्स का उपयोग करना है। स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्समैनशिप देती है। मैं थोड़े दिन पहले गया था कश्मीर, और कश्मीर में मैं स्टेडियम में गया, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे वहाँ के कोच लोग बता रहे थे और ऑफिसर्स लोग बता रहे थे, श्रीनगर के डाउनटाउन से महिलाएं स्पोर्ट्स में नहीं आती थी, कभी खेलती नहीं थी जाहिर में पब्लिक के बीच में आके। आज मैंने देखा फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, ऐसे स्पोर्ट्स में उत्साहपूर्वक महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही। इतना ही नहीं, बच्चों, उसके पेरेंट्स बच्चों को लेके प्लेग्राउंड में आते हैं, तो खुशी होती है। एक अच्छा सोशल हार्मनी के लिए भी एक यूजफुल के रूप में मैं गेम्स को देखता हूँ। और हमने कई स्कीमें चालू करी हैं। टॉप के द्वारा हम टारगेटेड ओलंपिक पोडियम करके एक स्कीम चलाते हैं, तो उसमें जो अच्छे प्लेयर है, रैंकिंग प्लेयर है, और उसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पहुंचाने के लिए अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छा कोच मिले, उसके लिए जितना भी खर्च करना पड़े, उसको विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़े तो इंडिविजुअल लेवल पर भी उसके पीछे खर्च करा जाता है। हमने एक स्पोर्ट्स कोड तैयार करा है, और एक कोड के तहत सभी फेडरेशन में पारदर्शिता रहे, फेडरेशन में रेगुलर इंटरनल इलेक्शन रहे, और जब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन में पारदर्शिता आए, उसका रेगुलर ऑडिट हो, और फेडरेशन को चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है तो उसको सरकार की ओर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। जो भारत सरकार का बजट आता है उसमें उसको व्यय करा जाता है। हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कई सेंटर ऑफ एक्सलेंस चलाए जा रहे हैं, उसमें भी कोचिंग की व्यवस्था होती है, ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, प्लेयर को अच्छा फूड न्यूट्रिशन मिले उसके लिए, और वहाँ रह के ट्रेनिंग करने का अवसर मिले उसके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिला के 2 सेक्टर में काम हो रहा है। एक इंटरनेशनल नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेंट करने के लिए हमारे प्लेयर के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, दूसरा नए टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, और ब्लॉक लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अच्छी तरह से स्पोर्ट्स को सपोर्ट मिले, इसलिए खेलो इंडिया सेंटर चलाया जाता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलो इंडिया सेंटर चलाया जाता है। तो हमने तय करा है कि ये देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी, ये टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको अपॉर्चुनिटी देना। इसलिए हमने खेलो इंडिया के तहत जो व्यवस्था करी है, मुझे पक्का विश्वास है 2047 में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब हम इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया में 1 से 5 क्रम में स्पोर्ट्स में भी होंगे। और इसलिए आज हमारा बजट 900 करोड़ तक पहुंचा है, और आगे बढ़ता जाएगा, आवश्यकता होगी इतना खर्च उसके पीछे करते जाएंगे। ये हमारे लिए स्पोर्ट्स के पीछे करा हुआ खर्च ये देश को गौरव दिलाता है, देश के युवाओं को प्रोत्साहित करता है, और देश की टैलेंट को अवसर भी देता है। बिल्कुल सर, बेहद अहम जिम्मेदारियां हैं आपके पास। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। With camera person DK Pandey and camera assistant Sandeep, I'm Kriti Mishra signing off for Sunset Television.